माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। जैसा कि हमारा ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट का सीरीज़ चल रहा है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की थ्योरी है हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे एंड थ्योरी है। तो ये लेक्चर 7 होगा। अगर आप ये पार्ट 1 में हो या फिर आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अगर हम लोग देखें कि अभी तक जितने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम लोगों ने सिद्धांत को देखा है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हो। अभी तक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम लोगों ने डिवाइन थ्योरी देखा, फोर्स थ्योरी देखा, पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल थ्योरी देखा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को भी देखा है। तो इन सभी थ्योरी के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो थ्रू आप देखो। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति में इन सभी सिद्धांतों को देख चुका है। दैवीय सिद्धांत, शक्तिय सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कि राज्य का डेवलपमेंट हुआ है इन सभी सिद्धांत के थ्रू, तो ऐसा इसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि ये सिद्धांत तो दिए गए हैं लेकिन किसी भी सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन सारे पाँचों सिद्धांतों को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप मेरा डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी अगर देखे हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इन सभी सिद्धांत के बारे में बताया है और इनकी जो कमियां हैं उसको भी उजागर किया है। तो अगर देखा जाए बेसिकली राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के संबंध में, तो इन पांचों सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये इंग्लिश में है, यहाँ पे आप देख लो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत में अगर इन तीनों सिद्धांतों में एक बात इक्वली रूप से इन तीनों में पाई जाती है कि जो राज्य होगा, जो हमारा स्टेट होगा, वो एक विशेष समय में निर्माण किया गया है। ये सिद्धांत आप देख लो, मैंने बहुत अच्छे से डील किया है कि राज्य जब बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कोई टाइम रखा गया है, उसी टाइम में राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो राज्य का निर्माण हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक विकास का परिणाम है, यानी धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, ये डेवलप हुआ है, उसी का रिजल्ट है हमारा स्टेट। तो जैसे कि दैवीय सिद्धांत है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो दैवीय सिद्धांत में ये बोला गया था कि जो राजा होगा वो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा और ईश्वर जिसे चुनेगा वही राजा कहलाएगा। शक्ति सिद्धांत में यह था कि जो व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होगा, जो अन्य के ऊपर अपना शक्ति को यूज़ करेगा, और तब जाके वही व्यक्ति राजा कहलाएगा। ठीक है, यानी फोर्स के थ्रू। और तीसरा था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसमें यह था कि सभी व्यक्ति अपने जो अधिकार है, वो अपनी जो अपने ऊपर जो कंट्रोल करने का जो अधिकार है, एक ऐसी व्यक्ति या फिर संस्था को सौंप देंगे कि वो भी अपने समस्त अधिकार उस व्यक्ति को सौंप दे, और आपस में लोग तीनों जो लोग होंगे, आपस में जो लोग होंगे, वे एक मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक समझौता करेंगे और समस्त अधिकार उस व्यक्ति या संस्था को सौंप देंगे। इसमें हम लोगों ने हॉब्स, लॉक एंड रूसो की थ्योरी को भी समझा है। तो इन सभी चीज़ों से, तो इन सभी सिद्धांतों से ये बात निकल के आ रही है कि जो राज्य है उसका किसी एक विशेष समय में निर्माण हुआ है, विकास नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो राज्य का विकास हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी भी देखा था, तो उसमें इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि राज्य परिवार का विस्तार मात्र है। ठीक है, ये जो तीन थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये लोग ये दो थ्योरी नहीं मान रहे कि राज्य परिवार का विस्तार मात्र है, क्योंकि परिवार और राज्य की जो प्रकृति होती है, इन दोनों के नेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी राज्य का निर्माण एक विकास के परिणाम को मानने एक छोटा सा संकेत यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो लेट्स अब हम लोग क्या देखते हैं, इंग्लिश में आप देख लो। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो राज्य होगा हमारा, वो विकास का परिणाम है, डेवलपमेंट का एक रिजल्ट होगा। और राज्य की उत्पत्ति की जो सही व्याख्या है वो ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत के द्वारा ही की गई है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है ना कि जो राज्य का विकास होगा वो एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से एक क्रमिक विकास करते करते इसने
वर्तमान राष्ट्र राज्य के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब है कि ये जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांतवादी है, इनका कहना है कि जो राज्य है वो एक लंबे टाइम पीरियड से चला आ रहा है। और आदिकालीन समाज में हम क्या देखते हैं, प्राचीनतम समाज की बात करते हैं, जहाँ लोग पहले परिवार, जैसे कि परिवार में रहते थे, परिवार से कबीले आए। उस समय क्या था, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो वे क्या करते थे, शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पशुपालन आया, पशुपालन से कृषि पालन आया, कृषि पालन से जाके फिर औद्योगिक समाज की स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं एक आदिकालीन समाज से लोग निकले और धीरे धीरे विकास करते चले गए, लोग संगठित होते चले गए। तब जाके संगठित होकर इन लोगों ने एक संस्था बना लिया, एक संगठन, एक सामूहिक रूप से राज्य का निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं अब वर्तमान में देखें तो यह जो राज्य है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय राज्य, यानी कि जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं, उसकी एक टेंडेंसी को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो यही है हमारा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत कि राज्य का निर्माण एक लंबे समय से हुआ है, ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है और कहीं ना कहीं अब एक राष्ट्रीय राज्य यानी नेशन स्टेट का रूप धारण इसने कर लिया है। ओके, इंग्लिश में देख लो। तो हम लोग समझेंगे कि राज्य का विकास तो हो गया, तो इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स रहे हैं जो राज्य को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो उन सभी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 6 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, तो इन 6 एलिमेंट्स को हम रीड करते हैं और क्या है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना। यानी ये ऐसे 6 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो राज्य को एक डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक एक करके इनको डील करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा रक्त संबंध, जिसे किनशिप कहते हैं। ओके, तो रक्त संबंध क्या होता है, ब्लड रिलेशन आप जान ही रहे हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि एक परिवार के लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिवार है, तो परिवार में मान लो कोई व्यक्ति, कोई संस्था या समूह का सरकार है या सरदार है। ठीक है, तो सरदार है, तो अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जगह उसके बेटे को सरदार का जो पदवी है वो दे दिया जाता है। फिर उसका बेटा, मतलब कहीं ना कहीं एक ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जो ब्लड रिलेशन वाला जो है, या फिर उसका बेटा नहीं है तो उसके चाचा का बेटा हो गया, या फिर उसके मौसी का बेटा, मतलब कहीं ना कहीं एक जो ब्लड रिलेशन वाली जो थ्योरी होती है ना, वो यहाँ पे सामने आती है। तो यही कहा जाता है कि जो ब्लड रिलेशन वाली जो थ्योरी होती है वो बहुत ही वेल नोन स्टेटमेंट ही इसे कहा गया है कि जो सामाजिक संगठन है उसका सबसे प्राचीन अगर हम रूप देखें, सबसे पुराना, कि लोग कैसे संगठित हुए हैं, लोग कैसे समाज के रूप में सामने आए, तो उसका सबसे पुराना जो रूप है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड रिलेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, या आप राजा महाराजाओं के टर्म के भी अगर देखोगे, हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो उसमें यही सब चीज़ों पे डिपेंड किया गया है। ठीक है, सारा तो ये हो जाता है रक्त संबंध पर ही आधारित था। और कहीं ना कहीं जो रक्त संबंध है वो एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि वो सबसे एक बॉन्ड ऑफ यूनिटी बना के रखता है, सबको लेके चलता है। और ये रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन, कहीं ना कहीं राजा या महाराजा की बात को करता है और एक राज्य की स्थापना में आगे बढ़ता है। ठीक है, और जो मैकटाइवर है उसका भी कहना है कि जो रक्त संबंध है वो समाज को जन्म देता है और कहीं ना कहीं वह समाज आगे चलकर राज्य को जन्म दे देता है। ठीक है, सेकेंड इसकी टेंडेंसी या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं सेकेंड आता है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैन। ठीक है, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियों से हम क्या समझते हैं, यानी मनुष्य में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो समाज में वह रहता है और उसकी जो मनुष्य की जो स्वभाव है, बाई नेचर जो उसमें कुछ गुण होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ प्रवृत्तियां निकलती है और वही प्रवृत्तियां राज्य को जन्म देती है। अगर हम देखें, जो मनुष्य को देखें, तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जो एक मैन होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और एक सोशल मैन होता है। ठीक है, पॉलिटिकल या राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होता है और वो कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप में रहता है, समाज में रहता है। तो जो उस ग्रुप में रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसी ने राज्य को जन्म दिया है। ऐसा कहना है थिंकर का कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है और एक समूह में रहेगा तो आगे चलकर वो एक राज्य को जन्म देगा। अब देखिए कैसे क्या होता था, लोग समाज में रहते थे। जब लोग समाज में रहते थे तो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहते थे और हर एक व्यक्ति का स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। सब व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग चलते हैं, सबका अपना अपना विचार होता है, सब अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब स्वार्थ
की बात आती है तो कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो जब विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, तो इन विवादों को दूर करने के लिए कोई चाहिए ना। तो इसके लिए एक संप्रभुता संपन्न एक राजनीतिक संस्था की आवश्यकता होती है, और वही संप्रभुता संपन्न जो राजनीतिक संस्था है वह राज्य कहलाती है कालांतर में। ठीक है, तो जब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि राज्य का उदय हुआ है, और राज्य को बहुत अधिक सीमा तक हम बोल सकते हैं कि मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं इसी से राज्य का निर्माण हुआ है, और यही सामाजिक प्रवृत्तियां ही राज्य का परिणाम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट आ जाता है धर्म। किस तरह से रिलीजन, ठीक है, धर्म क्यों राज्य की ये उदय में क्यों हेल्पफुल होता है उसको भी समझते हैं। तो जिस तरह से राज्य की स्थापना में रक्त संबंध को हम देखें कि उससे राज्य का जन्म हो रहा है या राज्य उदय हो रहा है, तो धर्म का भी विशेष योगदान है। क्योंकि प्रारंभिक समाज में अगर हम बात करेंगे तो परिवार हुआ करते थे, परिवार थे, परिवार से कबीले हुए, तो परिवार और कबीलों को आपस में जोड़ने का काम जो है वो रक्त संबंध और धर्म दोनों साथ साथ किया है। तो धर्म किस तरह से किया उसको समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था ना, जो प्रारंभिक समाज थे उसमें बहुत सारी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक शक्तियाँ हुआ करती थी। तो कुछ लोग इन शक्तियों को देवता या कुछ लोग इसे भूत प्रेत समझते थे, और कोई व्यक्ति अगर ये सिद्ध कर देता कि वह उस प्राकृतिक शक्ति को अपने कंट्रोल में कर सकता है, तब समाज में उस व्यक्ति को ये बोलते थे कि ये व्यक्ति तो भाई इसे असाधारण शक्तियाँ प्राप्त है, और उसे सम्मान का दर्जा दिया जाता था। और अनेक बार ये लोग कई बार तांत्रिक भी कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो असाधारण वाले व्यक्ति होते थे या जो दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति होते थे, उन्हीं कहीं ना कहीं आगे चलकर लोग उसे भगवान मानने लगे, और वही व्यक्ति राजा का रूप धारण कर लिया या राजा बन गया। ऐसा हम देख सकते हैं स्पार्टा में हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार धर्म के द्वारा बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक राज्य का विकास हुआ है, और धर्म ने राज्य के उदय में अपनी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह से राज्य के उदय में धर्म का भी विशेष योगदान रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग, एलिमेंट है शक्ति। शक्ति क्यों भाई, फोर्स के थ्रू कैसे राज्य का जन्म होता है। अब देखिए हम लोगों ने शक्ति सिद्धांत भी पढ़ा, तो शक्ति सिद्धांत में क्या था कि कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली होगा तो वो अन्य व्यक्ति पर अपना दबाव बनाएगा, फिर उस पर आक्रमण करेगा, और उसकी जितने भी ज़मीन है या फिर जो भी उसकी जितने भी चीज़ें होती है, निजी संपत्ति होती है, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आता है कि जो राज्य संस्था है उसके विकास में शक्ति या फिर युद्ध का स्थान विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था ना, पहले एक सामाजिक अवस्था थी, ठीक है, जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो युद्ध के माध्यम से हुआ है। क्या हुआ करता था ना कि जो कुछ लोग होते थे शक्तिशाली व्यक्ति, वो अन्य मनुष्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उस पर आक्रमण करते और संघर्ष करते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले क्या था कि लोग कृषि करते थे। ठीक है, तो कृषि करने से लोगों के मन में क्या हुआ, निजी संपत्ति की भावना उत्पन्न हुई, उसमें अपनी संपत्ति को रक्षा करने की भावना उत्पन्न होने लगी, और तब जाके युद्ध आया। तो युद्ध ने क्या किया, युद्ध के नेतृत्व को लोग महत्वपूर्ण समझे, और लोग अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसकी कंट्रोल में चले गए, उसकी शरण ले लिए कि भाई मेरी रक्षा करो, मेरी संपत्ति खतरे में है। तो ऐसे क्या हुआ, वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ युद्ध करने लगा और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ जाकर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं एक कबीला दूसरे कबीले की जमीन को हड़पना चाहता था या आधिपत्य जमाना चाहता था। तो ऐसे में संघर्ष उत्पन्न हुआ, और कहीं ना कहीं संघर्ष हुए, युद्ध हुए, तो जो एक कबीला दूसरे कबीले को हरा देता है, तो जो विजयी कबीला का जो सरदार होता है वो राजा बन जाता था। ठीक है, तो बलपूर्वक इस तरह हम देखते हैं कि जो शक्ति है उसने प्रभुसत्ता का रूप धारण किया है, और वह जो शासक होता है उसके प्रति लोगों में भक्ति की भावना, निष्ठा की भावना जन्म हो जाती है, और इस तरह से युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई है। और कई बार ये भी बोला जाता है कि युद्ध से राजा का भी जन्म होता है, क्योंकि जो विजयी हुआ उसे ही लोग राजा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंग्स है, इसका भी कहना है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं, शांतिपूर्ण साधनों से नहीं, बल्कि जो परिवर्तन है वो युद्ध के माध्यम से हुआ है। आक्रमण करते हैं लोग, उस पर संघर्ष करते हैं, तब जाके एक कबीला दूसरे पे, एक की हार होती दूसरे की जीत होती है। तो इस तरह से फोर्स लगाते हैं और शक्ति के माध्यम से राज्य का जन्म हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट है आर्थिक गतिविधियाँ। देखिए आर्थिक गतिविधियों के संबंध में क्या है ना, राज्य की उत्पत्ति और विकास में जो आर्थिक गतिविधि है इसका भी विशेष योगदान है।
प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति और विकास में जो आर्थिक तत्व हैं उसके योग को स्वीकार किया है। ये लोग का कहना है कि आर्थिक तत्व का योग है, जो आर्थिक तत्व रहे हैं उन सब का मिला जुला रूप ही है जिससे कि राज्य का निर्माण हुआ है। और इन सबसे तो बढ़कर कार्ल मार्क्स है। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स को भी पढ़ोगे ही आगे। तो इसमें कार्ल मार्क्स ने तो इतना अपना विचार इस तरह से व्यक्त कर दिया है कि जो राज्य होगा वो आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, यानी राज्य की जो आर्थिक परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी वही राज्य को अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कहना कार्ल मार्क्स का है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देती हूँ कि आर्थिक परिस्थिति के बारे में, कि आदिकालीन से लेकर अगर अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य जो है 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है, जिससे कि उस मनुष्य फिर से सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ करता था, मनुष्य के जीवन में अगर देखें तो उसका साधन क्या था, उसे जीवन जीने का कोई साधन नहीं सामने आया, तो लोग शिकार करने लगे, पशुओं को मारने लगे और इसी से मनुष्य अपना जीवन यापन करने लगा। और उस समय उसका जीवन स्थिर भी नहीं था और एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, कंदमूल खाता था या लोगों को जो जानवर होते थे उनके शिकार करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। फिर दूसरा चरण आता है, उसमें व्यक्ति क्या करने लगे, जो मनुष्य थे पशुओं का पालन करने लगे और उससे अपना गुजारा करने लगे। ठीक है, तब भी लोगों का जीवन भ्रमणशील रहा, थोड़ा दिन यहाँ रहे, थोड़ा दिन वहाँ रहे, इस तरह से पशुओं को लेकर चराते चराते आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट आता है कृषि अवस्था, जिसमें क्या हुआ, लोगों के जीवन का आधार पूरी तरह से कृषि पे बन गया। लोगों में फिर निजी संपत्ति की भावना उत्पन्न होने लगी, अपनी संपत्ति को रक्षा करने की भावना उत्पन्न होने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ, कानून आया, राजनीतिक सत्ता की स्थापना होने लगी, न्यायालय आ गया, कोई संपत्ति किसी का छीन लिया, जमींदार नहीं दे रहा है तो लोगों में उसे अपने वापस करने के लिए, अपने वापस लेने के लिए, हित में लेने के लिए न्याय की मतलब कहीं ना कहीं कुछ कानून बनने लगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से एक आर्थिक अवस्था व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल रहा है। ठीक है, और चौथा चरण में क्या होता है, एक औद्योगिक व्यवस्था ही आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आर्थिक जीवन के बहुत से जितने भी जटिल या विशाल जो ढांचा आता है अर्थव्यवस्था के तहत, औद्योगिक अवस्था के तहत, उसने राष्ट्र राज्य को जन्म दे दिया। कहीं ना कहीं उद्योग धंधे लगने लगे, तो इससे लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया और एक राज्य का है ही नहीं, कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय राज्य का ही रूप धारण कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य का जो जीवन था वो सामाजिक संगठन से निकलकर राजनीतिक संगठन में परिणत हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि राज्य के निर्माण में आर्थिक गतिविधियों का भी विशेष योगदान रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बट क्या करूँ, यहाँ पे पॉइंट्स इतने हैं कि इसे डील करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, राजनीतिक चेतना। ठीक है, तो राजनीतिक चेतना किस तरह से राज्य के उदय में सहायक होते हैं, तो इसको समझिए। चेतना का यानी राजनीतिक चेतना का मतलब होता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिसके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। यानी हम राज्य का निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो राज्य का निर्माण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ चेतना जागृत हो जाती है कि हमें अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें राज्य की स्थापना होगी, तभी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या था ना कि जो लोग व्यक्ति होते थे तो वो निश्चित प्रदेश पे जाके बस गए और अपनी आजीविका के लिए जो भी साधन है उसको प्राप्त कर दिए और अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने लगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चिंता उत्पन्न होने लगी कि कहीं दूसरे लोग उनके साधनों को हड़प ना ले, ठीक है, उनकी संपत्ति को चोरी ना कर ले। तो लोगों के मन में एक एक डर पैदा हो गया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए लोगों ने एक आवश्यकता अनुभव करने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ नियम होने चाहिए, और यही जो नियमों की जो अनुभव की जाने लगी लोगों के मन में, ये राजनीतिक चेतना का कारण बनती है। प्रारंभ में ये जो चेतना थी वो अप्रकाशित रूप में थी, मतलब कि सामने नहीं आई, और अव्यक्त रूप में थी क्योंकि इसकी कोई अच्छी तरह से व्याख्या भी नहीं की गई। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, ये जो चेतना थी वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी, सामने आने लगी और अच्छी तरह से व्यक्त भी होने लगी, उसकी व्याख्या भी किए जाने लगी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ने क्या किया, मतलब शक्ति की आकांक्षा भी बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं सैनिक कार्यवाही होने लगे, तो उससे शासन का एक या कानून का रूप सामने आने लगा और राज्य को एक मूर्त रूप धारण कर दिया कि हाँ भाई अब तो एक राज्य या स्टेट का जन्म होना ही चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी जो सुरक्षा की जो भावना है उसे भी पूरा की जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान समय में की अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक चेतना जो है वो राज्य के विकास में सक्रिय है और इसी चेतना के कारण मानव जाति के द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में अब सोचा जाने लगा है, एक विश्व स्तर पर
स्टेट की स्थापना भी होने लगी है और इस दिशा में लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के उदय में ये 6 एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रखते हैं। ये अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में आपका ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्या है, तो आपको इन 6 जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको डील करना होगा, तभी आपका ये आंसर फुलफिल होगा। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्लियर है अभी तक कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इसका विकास हुआ है, और यह विकास धीरे धीरे हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जितने भी दिए गए हैं अभी तक 5 और ये 6 मिला के, तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 5वां सिद्धांत है उसको तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, बट ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट का, इट इज़ नॉट डन बाई एनी वन एलिमेंट। केवल एक ही तत्व के द्वारा राज्य का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल हम शक्ति के माध्यम से राज्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, या सामाजिक प्रवृत्ति को लेकर नहीं चल रहे, या चेतना को लेकर नहीं चल रहे। यहाँ पे राज्य का निर्माण जो हो रहा है सामाजिक प्रवृत्ति के माध्यम से भी हो रहा है। देयर इज ऑल्सो अ रिलीजन, देयर इज अ सोशल टेंडेंसी, देयर इज अ ब्लड रिलेशन, देयर इज अ रिलीजन, देयर इज अ पावर एंड एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा सामूहिक रूप से राज्य का निर्माण हुआ है। अब एक छोटा सा मैं निष्कर्ष और यहाँ बता देती हूँ कि इन जो अभी हम एलिमेंट्स देखें इनसे किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ है। तो एक एक पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो, बट एज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इसे पॉइंट आउट कर दिया है। तो रक्त संबंध अगर रहेगा, तो अगर रक्त संबंध रहेगा तो इसके आधारित क्या होगा कि परिवार होगा, ठीक है। तो परिवार राज्य का सबसे प्राचीन रूप है, ये क्लियर हो गया। परिवार से कबीले हुए, कबीले से समाज आए। तो धर्म ने क्या किया, इन परिवारों को आपस में जोड़ा, समाज को आपस में जोड़ने का कार्य किया। आर्थिक गतिविधि जो आई हैं जिसने व्यक्ति को संगठित होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि लोग पहले ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे, फिर पशुपालन आया, कृषि पालन आया, फिर औद्योगिक समाज आया, ठीक है। तो इस तरह से लोगों में संगठित होने की भावना आई, और शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य को एक स्पष्टता और व्यापकता रूप दिया है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि राज्य का उदय हुआ है और उसने विकास करते करते अपनी जो वर्तमान स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने जो नोट्स हैं इंग्लिश में यहाँ से ले सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी वे में इसे लिखा है, कोई भी हार्ड वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो आप इजीली हिंदी और इंग्लिश एज वेल एज जिसमें भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, ओके। तो चलिए अपने चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो सीरीज़ चल रहा था, वो आज ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताइए। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक बहुत ज़्यादा, सभी जगह हालत ख़राब है, इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो लोगों को पढ़ना तो है ही, बुक से समझ में नहीं आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वीडियो सेंड कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।